गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इन डिपार्टमेंट हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स 1 फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स 1। और अप्लाइड फिजिक्स 1 में कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर रोटेशनल मोशन जो है अप्लाइड फिजिक्स 1 में चैप्टर नंबर 4 जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट आता है, सर इसको समझने हमको समस्या आ रही है और अगर हो सके तो सर इसमें एक लेक्चर आप ले लीजिएगा। मैं आप सभी की डिमांड पर एक लेक्चर मैंने सोचा कि आपको बता दें, लेक्चर नंबर 1, और अगर एक में पूरा नहीं हो पाएगा तो इसकी एक कड़ी आपको एक लेक्चर और बता देंगे। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल मोशन को आज हम कवर करने वाले हैं। रोटेशनल मोशन में हम जाएं इससे पहले कुछ बातों को हमको समझना आवश्यक है। सबसे पहले टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का दूसरा नाम होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को ही कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। इस चैप्टर में हम आगे बढ़े तो हम सबसे पहले कुछ बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। नंबर 1, टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। ये कोई सपोज करिए एक बॉडी है, ये इस बॉडी का सेंटर है, इस जगह पर एक फोर्स काम कर रहा है F। आइए इसको यहां से इसको मिला देते हैं, दिस इज R। अब अगर F और R को आगे बढ़ाया जाए इनकी लाइन ऑफ एक्शन को, तो ये रहा इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा। R और F इस जगह पर इनके वेक्टर्स काम कर रहे हैं और जिसके प्रभाव में ये बॉडी ऐसे घूमने की प्रवृत्ति रखेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जरा ये देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहां से इसके ऊपर डालते हैं एक परपेंडिकुलर। इफ दिस इज द परपेंडिकुलर, तो अब जरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है विकर्ण। ये वाली वैल्यू हो जाएगी R sin थीटा। मोमेंट ऑफ फोर्स एट टॉर्क इज इक्वल टू R F एंड साइन थीटा। ये इसका फार्मूला होता है। दैट मींस अगर आप ध्यान से देखें कि R sin थीटा क्या है? दिस इज F। R sin थीटा इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट O ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स F। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो नॉर्मली कुछ किताबों में इसको F इंटू R भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टॉर्क है और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जहां तक इसकी यूनिट की बात है, टॉर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml² एंड t-2, क्योंकि फोर्स होता है mlt-2, L आ गया, ml² t-2, टॉर्क का फार्मूला आपके सामने आ गया। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर नोटेशंस में अगर ये लिखा जाएगा तो R क्रॉस F लिखा जाएगा, इसीलिए यहां पे RF sin थीटा आ गया था। वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते अगर घुमाव दिशा इस टॉर्क के कारण रोटेशन एंटी क्लॉक हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे। टॉर्क से ही संबंधित उसी जैसा एक टर्म और होता है कपल। कपल क्या है, जरा इसको यहां पे समझते हैं। इस फिगर में सपोज करिए एक बॉडी है और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूमने की स्वतंत्रता रखती है। इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट O। इस पर सपोज करिए एक फोर्स यहां पे काम कर रहा है F एट दिस पॉइंट A। यहां से इसकी डिस्टेंस है से D1। एक फोर्स यहां पे काम कर रहा है F, सेम फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड के, यहां से इस फोर्स की डिस्टेंस है D2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमारे पास आ गई, इस F की और इस F की। ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहे हैं, और दोनों की घूमने की दिशा, अगर ये फोर्स ऐसे है तो ये इसको ऐसे घुमाने की चेष्टा करेगा, ये फोर्स इस प्रकार से इसको घुमाने की चेष्टा करेगा। दैट मींस बोथ फोर्स शैल प्रोड्यूस अ टॉर्क व्हिच विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। इसलिए यह दोनों फोर्स, दीज टू फोर्सेस विल मेक अ कपल। कपल का मतलब जोड़ा, ये दो मिलकर जोड़ा बनाएंगे और ये जोड़ा इसको घुमाने की चेष्टा करेगा। जैसे बोतल का ढक्कन आप खोलते हैं
तो ये उस तरह का केस है। नल आप खोलते हैं टैप दोनों उंगली से, अंगूठे से भी, इस उंगली से भी, तो ये कपल बनता है। इसी तरह जहां तक टॉर्क का सवाल है, तो दरवाजा जो होता है आपका, हम जब घर पे अपना दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे का एक कब्जा है, यहां पर आपका हैंडल लगा होता है। हैंडल क्यों लगा होता है? क्योंकि टॉर्क लगाने के लिए ये आर जितना अधिक होगा, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम हमको लगानी पड़ेगी और दरवाजा आसानी से आप खोल सकते हैं। हाथ वाली जो आटा चक्की होती है, इसीलिए हैंडल वो एक्सेस से दूर बनाया जाता है ताकि आर की वैल्यू ज्यादा हो तो फोर्स की वैल्यू कम लगानी पड़ती है। इस पर आते हैं, इसका भी टॉर्क हो जाएगा F D1 प्लस F D2, F कॉमन हो जाएगा, इट इज D1 प्लस D2 एंड F इंटू D। अगर ये मान लिया जाए कि A और B की ये डिस्टेंस स्मॉल d है, तो F इंटू D इज द टॉर्क जो ये कपल यहां पे जनरेट करेगा। एज यूजुअल यूनिट न्यूटन मीटर एंड डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में ध्यान से देखेंगे, हम यहां पर एक सर्कल बनाते हैं, इट इज सर्कल। सपोज करिए एक पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई बॉडी घूम रही है, ये पार्टिकल एट पॉइंट ए यहां पर है, एट t इज इक्वल टू 0 टाइम। कुछ देर बाद पॉइंट बी पर पहुंच गया एट टाइम t इज इक्वल टू dt, यानी dt समय में ए से चलकर बी तक पहुंच गया। सेंटर O है, रेडियस ऑफ द सर्किल इज a, ये भी r हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, एंड लेट दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ds। सो ds इसका बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया जो कि हमने यहां की ओर मान लिया है। बाकी ये चीजें, ये यहां से यहां तक जाने में इसने एंगल ट्रेवल किया है थीटा। अब आपके सामने एक फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आप सबको पता है। अब अगर हम एक काम ये करें कि इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, डीएस अपॉन डी टी, आर तो कांस्टेंट है, आर एज इट इज रह जाएगा। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। याद करिए आपके सर्कुलर मोशन के चैप्टर में था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। थीटा की वैल्यू रेडियस में ली जाती है, टाइम सेकंड्स में लिया जाता है, इसलिए ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी एंड अपॉन आर। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपके सामने एक फार्मूला आ चुका है, इसके बारे में जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है किसी भी जगह पर टेंजेंशियल होती है। एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। हर जगह पर ये वेलोसिटी यहां पर टेंजेंशियल होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द v, ये v की डायरेक्शन। ओके, उसके बाद अगर हम इस एक्सप्रेशन को पुनः एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें, सो लेट अस सी dv अपॉन dt आर डी ओमेगा अपॉन dt। dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, r रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, इट इज अल्फा। सो हमारे सामने एक फार्मूला और आ गया, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होता है, जैसे मैंने आपको टेंजेंशियल बताया था वेलोसिटी की डायरेक्शन। सो जिस तरीके से वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, ये एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होता है। यहां पर बच्चे ये कंफ्यूजन कर लेते हैं कि सर यहां पे एक्सेलरेशन तो और होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और आपको बता दें कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर अपॉन r होता है, और इसकी दिशा किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड विद दिस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की दिशा कैसी है? टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और ये वाली जो एक्सेलरेशन ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और ये वाला एक्सेलरेशन इस तरफ होता है। कभी कभी टू मेक इट मोर क्लियर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के आगे at लगा देते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आगे ac लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ठीक रहता है।
बाकी जहां तक यूनिट की बात है, ये मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड होता है ये रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू एस, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी। सो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आर की वैल्यू मीटर में आएगी, तो ये फिर रेडियन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नाउ विद दिस बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, हम आते हैं इनर्शिया के इंट्रोडक्शन पे। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इस ये मात्र इनर्शिया है। इनर्शिया क्या था? आपने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा था कि इनर्शिया जो होता है वह कारक होता है, वह कारण होता है जो किसी भी प्रकार के अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यहां भी वही काम है, नाम इसका वही है। तो अगर किसी बॉडी को हम रोटेट कराना चाहेंगे, किसी बॉडी को घुमाना चाहते हैं, तो बॉडी का किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसके घूमने की प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करे, उसको घूमने से रोके, उसको हम कहेंगे इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये वास्तव में, एंड इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास। समटाइम इसको ये भी कहते हैं सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप एक लेक्चर मेरा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से, जो सेकेंडरी में एमओएस और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आता है, उसमें मैंने एरिया के लिए निकाला है। यहां पे बस उस एरिया की जगह हम मास कर देंगे। सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास, तो फर्स्ट मूवमेंट क्या हो गया? फर्स्ट मूवमेंट हो गया m इंटू आर। सेकेंड मूवमेंट हो जाएगा, एक बार इसको और r से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज m r स्क्वायर एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि m r स्क्वायर होता है। बाकी अलग अलग परिस्थितियों में इसका मान वस्तु के अनुसार बदलता जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण होता है कि अगर उस वस्तु को हम घुमाने का प्रयास करते हैं तो वो वस्तु घूमने का अगर विरोध करती है, तो इस गुण के कारण विरोध करती है कि हम घूमना नहीं चाहते, क्योंकि उसका इनर्शिया उसको घूमने से रोकता है। कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर। अब आप कहेंगे सर ये टेंसर क्या है, आप ऐसा टेंशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने तो स्केलर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है, ये आपने नई बात बता दी। टेंसर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू दिशा के अनुसार, जिनकी वैल्यू बल लगाने के तरीके पर बदल जाती है, अक्ष के अनुसार बदल जाती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम टेंसर कहते हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल आप लीजिए, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आप याद कर लीजिए। ये ना तो स्केलर की श्रेणी में गिरी जाती है, ना ही ये वेक्टर की श्रेणी में गिरी जाती है। इनको टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि इनके मान बल लगाने के तरीके पर, बल की दिशा और अक्ष के अनुसार इनके मान बदल जाते हैं। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है। इसकी जहां तक यूनिट की बात है तो मास की यूनिट हो जाएगी केजी और लेंथ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये केजी मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फार्मूला में मास के लिए m हो जाएगा, लेंथ के लिए l स्क्वायर हो जाएगा और बाकी t के लिए 0 रहेगा, क्योंकि टाइम यहां पर नहीं है, तो हम इसको ml स्क्वायर t0 इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। अब इसकी हम थोड़ी सी बात करने की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन के क्रैंक के 2 चक्कर लगते हैं और एक बार फायरिंग होती है, पेट्रोल जलता है सिलेंडर के अंदर। उस एक बार फायरिंग से क्रैंक के 2 चक्कर लगते हैं। अब होता क्या है, एक चक्कर में तो फायरिंग होगी तो शक्ति मिल गई, लेकिन अगला एक चक्कर बिल्कुल खाली चला जाता, उस पर फायरिंग नहीं होती, तो अगले उस चक्कर में तो इसमें एक हम इंजन में एक फ्लाई व्हील लगाया जाता है, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का जो वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है।
तो जिस चक्कर में फायरिंग होती है तो फ्लाईव्हील को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और अगले चक्कर में फायरिंग नहीं होती है तो फ्लाईव्हील के पास जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है वही इंजन की ड्राइव शाफ्ट को मिलती है, और गाड़ी आपकी स्मूथ चलती रहती है और आपको झटके नहीं पता पड़ते कि साहब एक चक्कर में तो फायरिंग हुई थी, अगले में नहीं, गाड़ी हमारी आराम से चल रही है, बिकॉज फ्लाईव्हील हैज हाई वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फ्लाईव्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होता है, इसीलिए फ्लाईव्हील को हम लोग हैवी बनाते हैं। इंजन में जो फ्लाईव्हील लगा होता है वो हैवी बनाया जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर तब कर लेता है जब इंजन में फायरिंग होती है, और जब फायरिंग नहीं होती तो अगले चक्कर में चूंकि फायरिंग नहीं होती तो यहां से एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, ये भौतिक राशि किन बातों पर निर्भर करती है। सो इसको हम लोग यहां पे देखेंगे। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है पहली चीज मास पर, दूसरी चीज रेडियस कह सकते हैं, इसी को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मोशन भी कह सकते हैं। ये सारी बातें अभी लेक्चर में आगे समझ में आ जाएंगी, इन शब्दों का भाव क्या है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा कि मैंने कहा था कि एक टेंसर क्वांटिटी है, तो देखिए एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा। एक्स बदल देंगे तो उसी बॉडी का जिसका मास वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उसकी बदल जाएगी। उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस अक्ष के अबाउट हमको बॉडी को घुमाना है उस पर भी निर्भर करता है। अब ये सब बातें हमने तो कर ली, कुछ बेसिक फार्मूले हैं उनको भी यहां पर बहुत जल्दी से डिराइव हो जाएगा, उनको हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में सम टाइम ये देखने को मिलता है कि इस तरह के फार्मूले आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो अब हम यहां पर कुछ रिलेशनशिप्स करेंगे, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का हम रिलेशनशिप ट्राई करेंगे। तो नंबर 1 ये हमने ले लिया, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, आपको पता है, एफ एम इंटू ए आपको पता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा हमने अभी डिराइव किया था, अभी साफ किया है वो, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज एम आर स्क्वायर, सो दिस इज आई अल्फा। सो टॉर्क का एक रिलेशन आपके सामने आ गया है विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जरा इस फॉर्मूले को आप गौर से देखिए, अगर हम टॉर्क की जगह पर फोर्स कर दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर मास कर दें, एंगुलर एक्सेलरेशन के स्थान पर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन कर दें, तो ये जो फार्मूला आपको अब यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये इस फार्मूले जैसा दिखाई पड़ रहा है, और ये फार्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से आया था। इसका मतलब लीनियर मोशन में जो फार्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, रोटेशन मोशन वही फार्मूला टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। इसलिए लीनियर मोशन में ये न्यूटन का अगर सेकंड लॉ है, तो रोटेशनल मोशन में टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा न्यूटन का सेकंड लॉ कहा जाता है। यानी ये एक दूसरे पे, ये सरल रेखी गति में ये रहेगा, अब घूर्णन गति में ये फार्मूला हो जाएगा, मास की जगह पर आई हो जाएगा, ए की जगह पर अल्फा हो जाएगा, और फोर्स की जगह पर टॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन इज टॉर्क एंड वर्क के बीच का रिलेशनशिप। सो लेट अस सी, वर्क का फार्मूला होता है F इंटू ds डिस्प्लेसमेंट, एंड F ds होता है, आपको पता था कि हमने कहा था d थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो ds इज इक्वल टू r इंटू d थीटा। F इंटू r ये क्या था, टॉर्क हम लोगों ने पढ़ा था, एंड दिस इज d थीटा, सो वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू d थीटा। तो रोटेशन मोशन में वर्क का फार्मूला टॉर्क इंटू डी थीटा, रोटेशन मोशन में टॉर्क का फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जो कि इसके समरूप है। तो अगर सरल रेखी हम गति करते तो यहां पर टॉर्क की जगह पर फोर्स आ जाएगा और यहां पर ds आ जाएगा।
तो ये फार्मूला आप समरेखी गति में लेंगे और ये फार्मूला आप रोटेशनल मोशन में ले लेंगे। तो बस फर्क ये है कि F की जगह पर टॉर्क आ गया, ds की जगह पर d थीटा आ गया, वर्क आ गया। देखिए ये वैल्यू होती है न्यूटन, ये वैल्यू होती है मीटर और ये आंसर आपका जूल में आता है। यहां देखते हैं ये वैल्यू टॉर्क में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। टॉर्क आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर में, डी थीटा हो जाएगा रेडियन में, और रेडियन फिर इवापोरेट हो जाता है और ये आंसर आपका जूल में आ जाता है। तो सेम फार्मूला आपको सेम वैल्यूज यहां पर मिल गई है। अगर रिलेशनशिप टॉर्क और पावर का रिलेशनशिप, ये फार्मूला आपके सामने आ चुका है। वर्क इज इक्वल टू दिस इनटू डी थीटा। इसको अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा टॉर्क डी थीटा अपॉन डी टी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, सो दिस इज, यहां पे लिखते हैं दिस इज पावर, ये हो गया टॉर्क हो गया, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड द पावर। हमने पावर का अगर वो फार्मूला इस्तेमाल करें यहां पर जो सरल रेखी गति में होता था, तो बस टॉर्क, जहां जहां भी टॉर्क है वहां फोर्स लिख दीजिए, और जहां पर एंगुलर वेलोसिटी है वहां पर लीनियर वेलोसिटी कर दीजिए, हो गया। बहुत सिंपल है। तो बस करना क्या है, देखिए टॉर्क की जगह पर फोर्स आ गया, ओमेगा की जगह पर v आ गया, यूनिट देखेंगे फोर्स न्यूटन, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर जूल हो गया, इट इज जूल पर सेकंड इज द वॉट। यहां देखेंगे, इसको लाल से लिख लेते हैं। सो टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन इवापोरेट हो जाएगा, इट विल बिकम द न्यूटन मीटर पर सेकेंड एंड विच इज द जूल पर सेकेंड। तो हमारे सामने ये रिलेशनशिप भी हमको मिल गई। नाउ एक टर्म और यहां पर इस्तेमाल होता है, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का इंपॉर्टेंस आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे, यहां बेसिक डिफिनेशन से आपका काम चल जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन, सपोज करिए ये एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क। डिस्क का ये एक्सिस है और ये इसकी रेडियस है, इसका मास m है, और डिस्क इस एक्सिस के बाद चारों ओर घूम रही है। हमने क्या किया, इस डिस्क को मेल्ट कर दिया, इसको पिघला दिया, पिघला के गोला बना दिया। ये गोला हमने यहां कहीं रख दिया, तो उस गोले का मास तो वही होगा, सेम मास। अब मान लीजिए उस अक्ष से ये गोला के दूरी पर रखा हुआ है, और इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके सेंटर से जो अक्ष है और कैसे गुजर रहा है, मान ले कि ये अगर डिस्क है और ये इसका एक्सिस हो जाएगा, तो ये ऐसे करके घूम रहा है चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके, देखिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। तो ये इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर हम मान लेते हैं, यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। क्या हमने इस डिस्क को मेल्ट कर दिया, गोला बना दिया, स्फीयर बना दिया, बॉल बना दिया, वो हमने यहां रख दिया। इस अक्ष से अगर वो के दूरी पर है, तो इस बॉल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर आपको मिलेगा, वो मिलेगा m इंटू के स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फार्मूला, मास इंटू रेडियस स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहां पर अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, सो अगर i डैश का मान इस i के बराबर हो जाए, यानी हम इस गोले को इस एक्सिस से इतनी दूर रखें कि m के स्क्वायर करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आए, वो वैल्यू इस डिस्क का पुरानी अवस्था में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो मान उसके बराबर हो जाए। तो जरा रख देते हैं, ये हो जाएगा m के स्क्वायर इज इक्वल टू i, सो k इज इक्वल टू i अपॉन अंडर रूट m। सो ये वाली दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस बात को फिर से समझिए कि एक ऐसी चीज है जो जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका किसी अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू i है, हमने उसको मेल्ट कर दिया, एक बॉल बना दी, सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेट हो गया, हमने अक्ष से के दूरी पर रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर हो जाएगा। अगर यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर का मान उसके पुराने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी, ये इस वस्तु का रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। राइट, ये बात सबको समझ आ गई। अब हमें बोर्ड साफ करने की जरूरत पड़ेगी। ओके,
सर्कुलर मोशन को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने जरूरी हैं, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे 3 फिगर आपको बना के दिखा रहे हैं, 1 2 एंड 3। सपोज करिए ये बॉडी, ये व्हील है, आप इसको डिस्क समझ लीजिए, पहिया समझ लीजिए, व्हील समझ लीजिए। ये कर क्या रहा है, ये केवल ऐसे भाग रहा है, यानी पूरा का पूरा डिस्क जो है ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर हम इसको ये पकड़ लें, एक ये डिस्क हम ले लें, मान लीजिए डिस्क है ये, तो ये बस ऐसे चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, ये सीधे सीधे चल रहा है। तो अगर इसको ऐसे मान लें और ये इसका सेंटर है और ये मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ इसकी v वेलोसिटी है, तो चूंकि ये इस तरह से बिल्कुल सीधे रगड़ता हुआ सरकता हुआ जा रहा है, तो इसका ये वाला पॉइंट ये v वेलोसिटी चलेगा, ये वाला पॉइंट ये भी v वेलोसिटी से चलेगा, सेम वेलोसिटी से, सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, इसको हम vc बोल देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला व्हील इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये वाला व्हील केवल अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, ऐसे, केवल अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमता चला जा रहा है। तो ये वाली, ये अच्छा इसकी रेडियस r है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। से वेलोसिटी इज r ओमेगा, ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q। तो होगा क्या कि सेंटर की वेलोसिटी बच्चों यहां पर इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर तो भाग नहीं रहा है। ये वेलोसिटी इस तरफ r ओमेगा टेंजेंशियल हो जाएगी और ये वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी r ओमेगा एट पॉइंट q। यहां पे क्या हो रहा था, ये ऐसे जा रहा था। मान लीजिए इसके सरकने की वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही है जितनी वेलोसिटी ये है। मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड, तो हमने कहा पूरा का पूरा व्हील 5 मीटर पर सेकंड पे ऐसे सरकता हो जा रहा है। जैसे गाड़ी में तेजी से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का पहिया रोल नहीं करता, स्किड करता है। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये भी v इज इक्वल टू r ओमेगा, और ये वाली वेलोसिटी भी v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये वाला भी, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को ही लीनियर मोशन या सरल रेखीय गति कहते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वृत्तीय गति हो रही है, वृत्तीय गति। पहले हम लिख देते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अपने एक्स पे बस घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, यानी कहेंगे इसको वृत्तीय गति। बस वैल्यूज कितनी है, आर ओमेगा, कुछ एक सर्कल ओमेगा से घूम रहा है तो आर ओमेगा से घूम रहा है। यहां पे क्या हुआ, ये व्हील हमने ऐसे रोल करा दिया, तो ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। यानी अगर रोटेशनल मोशन है, नाउ यहां पर बच्चों रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन है। अगर ये रोटेशनल मोशन हो रहा है तो इसमें सरल रेखीय गति भी होगी, इसमें वृत्तीय गति भी होगी। अर्थात इन दोनों व्हील को अगर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर दिया जाए तो वो तीसरा वाला चित्र आ जाएगा। इसका जो केंद्र है वो आगे भी जाएगा और इसके जो बाहरी चक्कर हैं वो सारे वृत्तीय गति पे करेंगे। कैसे, यहां पर आते हैं। इस जगह पे देखिए ये सेंटर इस ओर जा रहा है, ये सेंटर की वेलोसिटी 0 है, सो ये सेंटर यहां पर रहेगा vc इज इक्वल टू r ओमेगा। नीचे आते हैं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी राइट साइड में, इस पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। सो इस p पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 0। हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं r ओमेगा राइट साइड में, r ओमेगा राइट साइड में, तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 2r ओमेगा। ये बात आपको नोट करनी है। और रोटेशनल मोशन में, यानी जिसको हिंदी में हम कहेंगे घूर्णन गति करते हुए किसी भी पहिए के लिए उसका वह बिंदु जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहता है, उस बिंदु की किसी क्षण वेलोसिटी 0 होती है और उसके केंद्र की गति r ओमेगा होती है और ग्राउंड से सबसे ऊपर वाले बिंदु की गति 2 इंटू r ओमेगा होती है।
इस बात को नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर परफेक्ट रोटेशनल मोशन है, अगर आदर्श घूर्णन गति है और सेंटर का जो वेलोसिटी है सेंटर की वो r ओमेगा है, तो पहिए का जो हिस्सा ग्राउंड को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी 0 होगी और सबसे ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2r ओमेगा हो जाएगी। एक बात यहां पे और नोट करिए, सपोज करिए एक पॉइंट ये है, अब कह रहा है साहब इसकी वेलोसिटी बताइए। कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट P को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ये डिस्टेंस दिखा लीजिए कितनी है, सपोज करिए डिस्टेंस r है, तो अब चूंकि घूम तो ऐसे रहा, ये ओमेगा की डायरेक्शन तो ये है, सो इस डायरेक्शन पे इस ब्लू वाली लाइन पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए एंड दिस इज द वेलोसिटी, इसको मान लीजिए a पॉइंट, सो ये a पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, वैल्यू होगी r1 इंटू ओमेगा। फिर से बताते हैं, सपोज करिए एक पॉइंट ये है, पॉइंट P, इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो यहां से जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, इससे इसको सीधे मिला दीजिए, ये लंबाई नाप लीजिए, ये लंबाई मान लीजिए r2y, इस r2 पे डालिए परपेंडिकुलर, ये डाला, तो पॉइंट B की जो वेलोसिटी होगी वो होगी r2 इंटू ओमेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगी। तो इस तरीके से व्हील के किसी भी पॉइंट की आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप आसानी से वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सरल रेखी गति छोड़ दी, वृत्तीय गति छोड़ दी और दोनों के मिलाने से, दोनों के मिलने से हमको घूर्णन गति प्राप्त हुई। तो अब हम इस पिंड की बात करेंगे जिस पिंड की त्रिज्या r है, जिसका ओमेगा से घूम रहा है और जिसका मास m है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? सो दिस इज 1/2, दिस इज Ip एंड ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इस पिंड की जो रोटेशन मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये भी कर सकते हैं कि रोटेशन मोशन में कौन कौन से मोशन शामिल होते हैं। रोटेशन मोशन में घूम रहा है तो ये लीनियर मोशन शामिल होगा और इसमें सर्कुलर मोशन भी शामिल होगा। दोनों मोशन के सुपरपोजिशन से जब मोशन प्राप्त होता है, यानी जो गाड़ी के पहिए हैं, इंजन है, जो भी चीज ग्राउंड पर रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, दैट इज अंडरगोइंग द रोटेशनल मोशन। अब यहां पर 1/2 P पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस व्हील का, इस वैल्यू पे हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हम यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू पता है, इस वैल्यू को हम बोलेंगे IC। सो ये हो जाएगा IC प्लस मास, इन दोनों अक्ष के बीच की दूरी है r, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हमने यहां पे इस्तेमाल किया है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 IC इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m एंड ये r स्क्वायर हो जाएगा। सो m इंटू r स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज हाफ m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, 1/2 IC इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m r स्क्वायर इज व्हाट, m यहां पे रखेंगे, r एंड ओमेगा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वेलोसिटी होती है। सो दिस इज 1/2 IC ओमेगा स्क्वायर 1/2 m v स्क्वायर एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब सुनिए एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई बॉडी केवल अपनी जगह पे घूम रही है, जैसे डिस्क है, पंखा है, अपनी जगह पे घूम रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ये वैल्यू 1/2 IC ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पंखा घूमते घूमते आगे नहीं भाग रहा है, उसकी ये वैल्यू यहां पे 0 होगी। अगर कोई बॉडी बिना घूमे हुए, जैसे पेन आप पकड़ेंगे, बिना घूमे हुए सरकता हुआ आगे जा रहा है, रोल नहीं कर रहा है, सरकता हुआ स्किड करता हुआ आगे जा रहा है, उसमें यह मान 0 होगा, ये वाली वैल्यू होगी। लेकिन
गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, ये रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो गोल गोल भी घूम रहा है, वो आगे भी बढ़ रहा है, तो गोल गोल घूमने के कारण ये वाली काइनेटिक एनर्जी और आगे बढ़ने के कारण ये वाली काइनेटिक एनर्जी, तो घूर्णन गति करते हुए पिंड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू, यहां पे लिख देते हैं ये हिस्सा जो है काइनेटिक एनर्जी किसके कारण, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, और ये वाली काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको यहां पर मिल गया है। नाउ अब जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम इज m into v and this is r। v को हम r ओमेगा कह सकते हैं, दिस इज r, दिस इज m r स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड दिस इज I इंटू ओमेगा। Therefore angular momentum is the product of moment of inertia and angular velocity। जरा इसको आप देखिए, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम p, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो लीनियर मोशन में I की जगह पर m, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी यहां पर आ जाएगी। तो आप बार बार देखिए कि हम रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन, घूर्णन गति, सरल वेगी गति, इन दोनों को बार बार हम एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, और ये दोनों ही कोरिलेशन बिल्कुल ये एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के बाद जब हमने ये बात जान ली है, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का संबंध। कैसे आता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का संबंध? हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, हम थोड़ी देर पहले इसको डिराइव कर चुके हैं। हमें यह पता है कि L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, राइट। जरा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dl अपॉन dt, I, दिस इज d ओमेगा अपॉन dt, dl अपॉन dt is equal to I, and angular velocity upon time, change in the angular velocity upon time is angular acceleration। So अब आप यहां पे देखिए कि राइट साइड में I अल्फा है जो कि टॉर्क के बराबर हो गया है, एंड दिस इज अ dl अपॉन dt। हमें बड़ा यहां पे महत्वपूर्ण एक संबंध मिला कि टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। इसको हम बोलेंगे कैसे कि बल आघूर्ण का मान कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब यह है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। कैसे? अगर लीनियर मोशन है, मैं बार बार आपको रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन के संबंध को भी दिखा रहा हूं, टॉर्क की जगह पर F लिख दीजिए, एंगुलर मोमेंटम की जगह पर लीनियर मोमेंटम रख दीजिए, एंड dt dp अपॉन dt। देख लीजिए, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ यही पढ़ा था कि फोर्स इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। सो F का मान dp अपॉन dt के बराबर होगा। काम इतना करना है कि जब रोटेशन में जाना है तो फोर्स की जगह पर टॉर्क है, जहां जहां फोर्स वहां वहां टॉर्क, जहां जहां लीनियर मोमेंटम P वहां वहां एंगुलर मोमेंटम L, और बाकी चीजें आपके सामने हैं। तो इस फार्मूले को कभी कभी हो सकता है पेपर में ऐसे पूछ लिया जाए कि वो फार्मूले डेराइव करिए जो रोटेशनल मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो हमें इसको डेराइव करना है, और ये फार्मूला यहां से डेराइव होते हुए आपके सामने आएगा।